धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद जो कि 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10वीं का गणित है। 10वीं जो चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसमें दिया निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं के प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहले सवाल में टोटल ढेर सारे सवाल हैं, 11 सवाल हैं। पहले सवाल में 11 सवाल है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। पहला का फर्स्ट है, कुल 11 सवाल है। कुल 11 सवाल है। पहले में 11 सवाल है। आप एक ठनी, दो ठनी, तीन ठनी हम बता देंगे और प्रयास कीजिए आप सब। अगर नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। अब देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के जो संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनखंड करते हुए गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हुए उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। पहला सवाल है, जैसे 945 कितना है भाई? 945। एनसीईआरटी राजू प्रकाशन से हम चल रहे हैं, जो कि नई पुस्तक आई है। अब इसको हम देखिए, वृक्ष गुणनखंड से, वृक्ष गुणनखंड से कुल 11 सवाल हैं। सेम टू सेम ऐसे ही है सब। यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और इन्हें गुणनफल के रूप में, गुणा के रूप में व्यक्त कर दीजिए। बस इतना ही पूछा गया है। अब वृक्ष गुणनखंड से इनका हम गुणनखंड करेंगे। यानी कि 945 जैसे एक डिब्बा में बंद कर दिया हमने। 945 कैसे कटेगा उसे कटाइए। देखिए, 2 से नहीं कटेगा भाई। अब 3 से हमने कटाया इसे। जब 3 से कटेगा तो हमने 3 यहाँ लिखा। अब देखिए, 3 से कटेगा तो 3 तिरिका 9 और 3 एक्का 3, 3 पचे 15, इतना आएगा। अब फिर यह देखिए कैसे कटेगा। 3 से कटेगा, फिर 3 से कटा दीजिए भाई। जब 3 से कटाएंगे, देखिए 3 हमने यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा। 3 से पहाड़ा भाई, 3 एक्का 3, यह कटा। 3 एक्का 3, तब 0 बढ़ाकर डबल अंक उतारेंगे तो 3 भाई, 3 पचे 15, 105। तमाम लोग भाग देना नहीं जानते हैं। देखिए, भाग हम बता रहे हैं आपको। जैसे 3 से भाग देना है 315 में, 315 में भाग देंगे। 3 एक्का 3, घटाएंगे तो कटकुट। अब देखिए, एक हमने उतार लिया। जब एक उतारा, यह 3 से छोटा है तो हम भाई दशमलव वाला सिस्टम अभी उपयोग नहीं होगा। तब क्या करेंगे? एक अंक बचा है, अभी एक अंक बचा है तो क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ाकर अगला अंक उतारा जाता है। अब 3 पचे 15, वही चीज हमने किया यहाँ पर। अब देखिए, अब फिर देखिए कैसे कटेगा भाई। फिर यह अब कैसे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से कटेगा भाई। 5 से कटा तो 5 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए, 5 दूनी 10 और 5 एक्का 5। अब किससे कटेगा? 3 से भी कटता। अब देखिए, यह 21 से, भाई 21 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 चाहे 7 से कटाइए, चाहे 3 से। 3 सते 21, 7 हमने यहाँ लिखा। बस हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंड हमने किया। कितना पाया? 3 ठिनी, यानी कि 1 भाई, 1 2 3, 3 ठिनी 3, 1 ठिनी 5, 1 ठिनी 7। 3 ठिनी 3 पाया हमने, 1 ठिनी 5 पाया, 1 ठिनी 7।
इसी को हम लिख सकते हैं 3 घाते 3 इंटू 5 इंटू 7। यह गुणनफल के रूप में आंसर हो गया है आपका। ऐसे ही सवाल पहला में कुल 11 सवाल हैं। 11 सवाल हैं, हर एक सवाल आप लगा सकते हैं, हर एक सवाल आप लगा सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, दूसरा है भाई कितना 140। अगर 140 है, पहला का दूसरा सवाल देख लीजिए काठ्य 140 है। जब 140 है तब हम फिर भाई इसी तरह काटेंगे 140। देखिए यह पहला का दूसरा है। जब 140 हमने यहाँ रखा, 140 कई गिनती भाई कौने अंक से कट रहा है 2 से, तब 2 7, यहाँ पर 70 आ जाएगा। 2 7 14 होता है। यह 70 किससे कटेगा भाई 2 से, 2 से कटेगा। कटाएंगे तो 2 3 6, 2 5 10। अब देखिए 2 से कटा। अब यह 3 किससे कटेगा भाई 5 से कटेगा भाई। 5 से 5 7 35, 5 7 35। बस सेवा समाप्त इनका हुआ। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 ठिनी 2 लिखेंगे, 1 खिनी 5 1 खिनी 7। 2 ठिनी 2 लिखा, 1 खिनी 5 1 खिनी 7। अब देखिए 2 ठिनी 2 है तो 2 घाते 2 इंटू 5 इंटू 7, यह आंसर हुआ। आपको ऐसे ही कहा गया है कि पहला का जितना सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड कीजिए, उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। यह हुआ आंसर आपका। अब देखिए दूसरा सवाल हम आपको बताएंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के, निम्नलिखित यानी कि दूसरा सवाल में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए दूसरा सवाल, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के जो पूर्णांक दिया गया है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से, यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दूसरा सवाल है आपका, निम्न भाई पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में, युग्म मतलब जोड़ा दिया गया है, उनका आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए सवाल आपका यानी कि दूसरे में कुल आपका कई सवाल है भाई, 3 सवाल है। 3 सवाल है तो हम पहला सवाल लगा रहे 26 और 91 है। दूसरा का पहला 26 और 91, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 26 और 91 है, इसका क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। देखिए अब पहले 26 का हम वृक्ष गुणनखंड से निकालेंगे। वृक्ष गुणनखंड से 26, वृक्ष गुणनखंड से 26 का हमने निकाला। 26 कैसे कट रहा है भाई 2 से, 2 तिरहियाँ, इनका सेवा समाप्त, अब नहीं कटेगा। तथा अगला वाला देखिए 91, 91 किससे कटेगा भाई 91, यहाँ 91 है, कैसे कटेगा देखिए 3 से कटेगा। 3 दूनी 6 भाई, 3 त्रिका 9, 1 3 से मिस्टेक हो गया। 13 सते 91 होता है। 13 सते 91
कहने का मतलब भाई 7 तिरहियाँ या 13 सत्ते, कुल मिलाकर यह देखिए 7 से कटेगा तो 7 यहाँ रखेंगे और 13 यहाँ रखेंगे, 13 यहाँ रखेंगे। अब यह भी कटा, वृक्ष गुणनखंड से हमने खंड किया। कहने का मतलब अब 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। अब 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13। अब इनका HCF कितना होगा? जो दोनों में मिले वही उतार लीजिए, वही HCF होगा। HCF 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, जो दोनों में मिला HCF हुआ। LCM का मतलब सब ले लीजिए, LCM का मतलब सब ले लीजिए, जो मिला उसे भी, जो न मिला उसे भी। जो मिला यानी कि 13 दोनों में है, 13 उतारा हमने, और 2 नहीं मिला था तब 7 नहीं मिला था फिर भी उतारा। अब इनका गुणा करेंगे। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 का 13 में जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 7 दूनी 14, 13 चौका 52 और 13 चौका 52, 13 एक्का 13, 13 और 5 18, 13 5 18 180 आएगा। HCF पता हो गया और आपका HCF पता हो गया। अब हम जांच करेंगे। कहा गया है कि जांच यानी कि सत्यापन जिसे कहा जाता है। सत्यापन कैसे जांच करना है, कैसे जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। अब देखिए, चूंकि होता है सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होते। अब बायां पक्ष लगाएंगे हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन कौन है भाई? 26 और 91। 26 और 91 है। अब इसका गुणा कीजिए आप। 26 और 91 का जब गुणा करेंगे आप, कितना आएगा भाई? देखिए इधर गुणा करके देखिए, 26 और 91 अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो हम गुणा करके देख ले रहे हैं। 26 और 91, 6 2 9 6 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23। 23 का मतलब देखिए 6 4 2 6 और 3 2 266 आया। 23 66 आया। 23 66 आया। अब दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल किया तो 23 66 आया। अब राइट हैंड साइड लगाएंगे। राइट हैंड साइड का मतलब HCF गुणे LCM। अब HCF कितना निकाले थे हम? 13। LCM कितना निकाले थे? 182। अब गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 106 हुआ, 6 लिखा, 10 हासिल, 13 एक्का 13, 13 और 10 23 हुआ। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ। यानी कि बायां पक्ष लगावा 23 66 आया, दायां पक्ष लगावा 23 66 आया। इसलिए यह सवाल सत्य है। ऐसे दूसरा का 3 सवाल है। तीनों सवाल आपको हल कर लेना है। तीनों सवाल आपको हल करना है, सेम टू सेम ऐसे हल करना है। अब देखिए, तीसरा सवाल हम बताएंगे। अब सेम टू सेम प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर हमने दिखा दिया। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है भाई महोदय जी? तीसरा सवाल थोड़ा हिंट दीजिए हमें। तीसरा सवाल आपका है भाई, देखिए तीसरा
दिया गया है आपका सवाल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य, आपको प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम पूछा है हमसे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 12, 15, 21। तीसरा का फर्स्ट सवाल दिया है 12, 15, 21। 12, 15, 21 का देखिए सवाल हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। टोटल 3 सवाल दिया गया है। तीनों सवाल में हम फर्स्ट सवाल लिखा है, इससे हम अब इसका एचसीएम और एलसीएम निकालना है। अब वृक्ष गुणनखंड विधि से यही सवाल है आपका भाई, यही सवाल है सेम टू सेम। देखिए वृक्ष गुणनखंड से 12 को एक डब्बा में रखा, 12 को कटा भाई, हम कटाए 2 छंग 12, 6 आया। अब यह 6 किससे कटेगा भाई, फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 आया। अब देखिए 12 का हुआ, अब हम 15 का निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब देखिए 15 यहाँ में लिखा, कैसे कटेगा भाई, 3 से, 3 पचे 15। अब इसके आगे कटेगा ही नहीं। अब 21 का बहुत छोटा छोटा सवाल दिया गया है, 21 का डिब्बे में बंद किया, 3 सते 21, यह भी नहीं कटेगा। अब देखिए इतना, अब अभाज्य गुणनखंड कितना पाया हमने, 12 का मिला हमें 2 ठिनी 2 1 खिनी 3, 2 ठिनी 2 1 खिनी 3। उसके बाद 15 का मिला कितना भाई, 3 और 5, 3 और 5। 21 का मिला 3 और 7। अब आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ क्या होगा भाई, जो तीनों में मिले। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में मिले। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका एचसीएफ 3 निकल गया। एलसीएम का मतलब जो मिले वह भी उतार लीजिए। देखिए 3 तीनों में मिल रहा था, एक ही बार उतरेगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो बचा है उसे भी उतारिए। जो बचा है क्या भाई, 2 ठिनी 2 बचा है, 5 और 7 बचा है। 2 ठिनी 2 उतारा, 5 और 7 उतारा, गुणा करेंगे, आंसर आपका होगा। देखिए इधर 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 21 दहम्मा 210, 21 दूना 42, 420 आएगा आंसर, 420। इसी तरह से तीसरा हर का हर एक पार्ट है, तीसरा का हर एक सवाल लगाइएगा आप सब। 3 सवाल है हम देख रहे हैं, 3 सवाल है, पूरा सवाल लगाइएगा। अब देखिए आप चौथा सवाल हम आपको बता रहे हैं। चौथा स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एचसीएफ दिया गया है 306, 657 का 9। एलसीएम दिया गया है 306, 657 का आपको ज्ञात करना है। इतना दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन बोर्ड पर। अब देखिए हम सूत्र जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम फार्मूला होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं आपके पास दी गई हैं, 306 और अगला वाला 657 का गुणा कर देना है। अब इधर एचसीएफ दिया है दोनों संख्याओं का 9 लिखा,
एलसीएम आपको ज्ञात करना है। किसका एलसीएम? दोनों संख्याओं का ज्ञात कर रहे हैं। अब इसीलिए देखिए एलसीएम को एक साइड 9 का तिर्यक गुणा हो जाएगा 306 गुणे 657/9। एलसीएम 9 से भाग देंगे, 9 से जब भाग देंगे तो इसमें 34 आएगा गुणे 657 बराबर एलसीएम। या इस गुणा करके आएगा आपका 22 33 8। अतः करके उत्तर लिख दीजिए। अतः एलसीएम किसका निकाले हम? 306 657 का कितना आया? 22 33 8। यह हुआ आपका आंसर। आप सवाल नंबर 5वां देखिए। सवाल नंबर 5 है आपका HCF 225 60, यानी कि HCF निकालना है 225 और 60 का, और जो बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x की। पहले इसका HCF निकाल दीजिए। HCF कैसे निकालेंगे भाई? देखिए 225 का खंड करेंगे और 60 का खंड करेंगे। चाहे वृक्ष गुणनखंड से आप खंड कर सकते हैं, चाहे हम शॉर्टकट में 225 का खंड कर रहे हैं। अब देखिए 5 चौका 20, 5 25, 5 9 45, 3 त्रिका 3 इक्का। ऐसे 60 को कटा दीजिए आप। 60 को जब कटाएंगे 2 तिसहियाँ 2 पंद्रहियाँ 3 पचे 5 इक्का। कहने का मतलब 225 के जगह हम 2 ठिनी 5 2 ठिनी 3 लिख सकते हैं। 2 ठिनी 3 लिखा, 2 ठिनी 5, और 60 के बराबर लिख सकते हैं 2 ठिनी 2 लिखा, 1 3 लिखा, 1 5। इसका HCF कितना होगा? HCF का मतलब जो दोनों में मिले वही उतार लीजिए। जो दोनों में मिले, यह 5 देखिए, इसका जोड़ा इसमें मिल रहा है, 1 5 उतरेगा, इसका जोड़ा इसमें मिल रहा है, जोड़े में से 1 उतरेगा और कुछ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब 3 मिला 5 मिला, यानी कि 5 तिहाई 15। HCF इनका निकाले तो 15 मिला। अब सवाल में आ गए HCF 225 और 60 का हमने निकाला कितना? 15 लिखा, बराबर का निशान 225 लिखा, गुणे 5 माइनस 10x। यक्स का मान चाहिए आपको, यक्स का मान निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 10x को यहाँ साइड ले जा भाई, लेकर आएंगे। चलिए अच्छा अभी छोड़ दे रहे हैं, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए 5 भाई 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 1 1125 आया, माइनस 10x। माइनस 10x के यहाँ साइड, इस 15 को उस साइड। जब 10x यहाँ साइड प्लस में हो जाएगा, और बराबर भाई बराबर का हाथ बराबर के इस साइड पहले 1125 है उसे लिखा, फिर 15 के वहाँ साइड माइनस 15 घटाएंगे। अब देखिए 1125 में से 15 निकालेंगे, कितना बचेगा भाई? जब 15 निकालेंगे देखिए 0 आया, 2 में से 1 गए 1, अब 11 10 मिलेगा। अब देखिए इस 0 से 1 0 कट जाएगा, बचा x बराबर 111। यह आपका हुआ आंसर। कहने का मतलब बहुत बढ़िया सवाल है। बोर्ड परीक्षा में अधिकांश इस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं। अब देखिए अगला सवाल स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिया है। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। HCF 120 225, यानी कि HCF निकाला गया है, किताब में दिया गया है 15, हमसे पूछा गया है LCM। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देखिए अगला सवाल, जो कि हर एक वीडियो चाहे विज्ञान हो चाहे गणित, हम किसी न किसी तरीके से आपके सामने हम दे रहे हैं भाई। अब देखिए
यानी कि तमाम रीजनिंग का भी प्रश्न दे रहे हैं आपको, यानी कि जैसे पासा वगैरह, प्रतिशत वगैरह, बीच बीच में जैसे ही समय निकलता है हम हर एक प्रश्न आपके पास पहुंचाएंगे। तमाम महापुरुषों की जीवन परिचय, आपका जीवन, उनकी जीवन शैली के विषय में बताया जाता है आप सबको। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि हमसे जुड़े रहें। निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगता हो तब जुड़िए। अब देखिए आगे भाई, कम से कम यह दिया गया एचसीएफ इनका 120 225 बराबर 15, एलसीएम इनका दिया गया है, हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यह फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारे पास हैं, कौन, 120 और 225, हमने रख दिया 120 गुणे 225। गुणा का निशान क्यों दिया, क्योंकि गुणनफल कहा गया है। अब देखिए एचसीएफ उसी संख्या का दिया गया है कितना, 15। एलसीएम हमें उसी संख्या का ज्ञात करना है, कहने का मतलब 120 और 225 का। बस एलसीएम चाहिए। 15 को हटाइए, 15 को भाई 15 की जरूरत नहीं है तो आप हट जाइए भाई। जब गुणा का निशान रहेगा तो इतना तेजी के साथ धक्का दिया जाएगा कि ये बटिम हो जाएगा। कहने का मतलब यदि गुणा है तो यहाँ साइड आएगा तो बटिम होता है। अब देखिए 120 225 बटे में कितना, 15 बराबर, यहाँ कहती है एलसीएम किसका, 120 और 225 का। 15 15 आप जानते हैं कि कितना होता है, 225। 15 15 225, 15 का गुणा कर दीजिए इसमें, आपका आंसर देखिए 0 हुआ, 15 दूना 30, 15 एक्का 15 3 देखिए 18, 1800 निकल गया एलसीएम किसका, 120 कामा 225 का। यह हुआ आपका आंसर। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 7। प्रश्न तो आपको स्क्रीन बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा। व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 धन 4 एक अभाज्य संख्या है। कहा गया है यह गणना करके बताइए, व्याख्या करके बताइए भाज्य है या भाज्य संख्या। भाज्य कहते हैं जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होता है। भाज्य कहते हैं जिनका गुणनखंड देखिए 2 होता है। क्या मतलब, असंख्या देखिए सब जान 2 3 5 7, इनका जैसे 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा 5 से, ऐसे 7 1 से कटेगा भाई और 7 से। यह क्या हुआ, अभाज्य संख्या। क्या हुआ, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसके लिए अलग कर दिया। जैसे नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 1 से का से भी कटेगा, और 5 नहीं होगा, 5 और 1 और 5 से कटेगा, 2 कटेगा, 6 से कटेगा, इसे 7 नहीं होगा, 8। कहने का मतलब जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है संख्याएं कहलाती हैं, जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होते अब संख्या कहलाती है। ऐसा हमें ले आना है। क्या करें, सर्वप्रथम इनमें से कॉमन लेंगे। कितना, 4 मिल रहा है कॉमन, 4 कॉमन लिया भाई। जब 4 कॉमन लिया, यह 3 बचा, 4 तिया 12 गुणे 101 तो है ही, यहाँ बचेगा 1। कॉमन लिया, बाहर निकाल लिया ना भाई। जो कॉमन लिया जाता है उसी से दोनों पद भाई में भाग देंगे। इसमें से प्लस के यहाँ कैती वाले में भाई 12 में भाग दिया, क्योंकि गुणा में है सब 1 माना जाएगा। अब देखिए इसको अब हल करेंगे, 4 3 त्रिका 9, यहाँ 101 है, 101 है भाई। देखिए 3 त्रिका 9 गुणे 101 प्लस 1। अब देखिए 4 लिखा, 9 का 1 इसमें गुणा करेंगे तो 9 से 9 होगा प्लस 1, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 गुणे 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10
910। 4 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आप बता सकते हैं। देखिए इनका यानी कि कहने का मतलब इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, क्योंकि 4 का स्वयं देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, इधर 910 है ही, इसीलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। ये भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, इनका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए भाज्य संख्याएं होंगी। जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनका गुणनखंड केवल 2 ही होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिए सवाल नंबर 18 है। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है? सवाल यही है, प्रश्न में दिया गया है दोनों का एचसीएफ 18m-117 के बराबर है। यानी कि दो संख्याएं 18 और 117 दिया है, उनका एचसीएफ 18m-117 के बराबर है। जब बराबर है तो भाई अब हम लगाएंगे उनका, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए तमाम जुगाड़ है, चाहे यूक्लिड विभाजन आप एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल दीजिए, चाहे जैसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, हम उसी से निकालेंगे। 18 देखिए, अगर 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यानी कि बड़ा और छोटा पहचानेंगे और छोटा में 18 से भाग देंगे, 117 में जब भाग देंगे, क्या, चलिए भाई जाने दीजिए, अच्छा गुणनखंड से निकाल दे रहे हैं, देख लीजिए। कहने का मतलब देखिए, चूंकि 18 का खंड करेंगे यानी कि 9 दूनी 18, 3 गुणे 3 गुणे 2, 117 का खंड करेंगे, 117 का खंड नहीं जान रहे तो इधर देख लीजिए, 3 नवा 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 2 बचा, 3 नवा 27। अब देखिए 3 तिरहिया 13 39 होता है 13, कुल मिलाकर 2 ठिनी 3 लिखेंगे और 1 ठिनी 13 लिखेंगे। एचसीएफ कितना आएगा इनका भाई, जो दोनों में मिले, दोनों में देखिए 3 मिल रहा है, यानी कि 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिका 9, इनका एचसीएफ हुआ। चाहे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा निकाल दीजिए और चाहे हम जैसे गुणनखंड विषय निकाले हैं। देखिए इनका एचसीएफ निकाला तो 9 लिखा। यह सवाल बहुत बढ़िया है, 18m-117 हमसे पूछा गया है, इनका यम का मान निकालिए और दोनों का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में एलसीएम भी पूछा है तो एलसीएम भी निकाल रहे हैं भाई। देखिए 9 लिखा, -117 यहाँ कहती, प्लस 117 बराबर 18m। अब इसमें 9 जोड़ देंगे, देखिए तब हो जाएगा आपका 7 और 9 हो जाएगा 16 लिखा, 1 2 और 126, 18m। अब यम बराबर निकालना है, 18 का तिर्यक गुणा करेंगे, 126/18 यम कटा दीजिए, कटाएंगे तो आंसर आपका आएगा। देखिए 3 नवा 18, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 नवा 18, 3 नवा 18 और 3 चौका 12 और 3 दूनी 6। अब देखिए अब किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिरिका 9 और 3 इक्का 3, 3 चौक 12, यानी कि यम बराबर आपका आ रहा है 14/3। यम बराबर आ रहा है 14/3।
अब एलसीएम में देखिए इनका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। चलिए सवाल नंबर 8वां आपको बता रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है, आपने प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो कि इनका एचसीएफ इतने के बराबर है, तो यम का मान पूछा गया है और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम पूछा गया है। पहले हम यम का मान निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 18 का खंड करेंगे भाई, 18 का खंड करेंगे तो 9 दूनी 18 होता है, इसलिए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 117 का खंड करेंगे, 117 का खंड करेंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे कटा दीजिए। देखिए 3 तिरिका 9, 3 नवा 27, 3 तिरहिया 13 इक्का, यानी कि 2 ठिनी 3 लिखेंगे, 1 ठिनी 13 लिखेंगे। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले, यानी कि 3 मिल रहा है दोनों में, 2 ठिनी 3 उतरेगा, 3 त्रिका 9 आया आपका एचसीएफ। 9 एचसीएफ इसमें भाई 18 170 है, यानी कि इसका एचसीएफ निकाला हम 9 पाया। यहाँ कहती 9 रखा, वहाँ कहती बचा उस साइड 18 या माइनस 117। अब 117 के यहाँ साइड ले आ जाएंगे, 9 प्लस 117 हो जाएगा 18 यम। अब देखिए यह जुट भाई, यह क्या होगा, जुटेगा 9 7 कितना होगा 16, और एक इसमें दिया 2, 126 18 गुणे यम। यम का मान निकालना है 18, अगर इस साइड भेजेंगे तो बटे में होगा भाई, यानी कि 126 बटे 18 बराबर यम। अगर भाग देंगे 8 सत्ते 56, यानी कि 18 सत्ते 126 होता है, यम बराबर आएगा कितना 7। यम का मान तो निकल गया, यम बराबर 7 आया। अब इसी संख्या का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप चाहे सूत्र द्वारा निकाल लीजिए और चाहे आपको एलसीएम ऐसे निकाल लीजिए। एलसीएम यहीं से आप बता सकते हैं, एलसीएम यहीं से बता सकते हैं। एलसीएम चाहे सूत्र द्वारा निकाल दीजिए, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन कौन है, 18 गुणे 117। एचसीएफ इसी का हम निकाले हैं 9 पाए हैं, एलसीएम निकाले हैं इसी का। एलसीएम हमसे पूछा गया है, एलसीएम हमें पूछा गया है। 9 का तिर्यक गुणा करेंगे 18 117 बटे 9, यह साइड एलसीएम। अब कटाएंगे 9 दूनी 18, 2 गुणे 117 एलसीएम। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे, एलसीएम बराबर होगा 2 7 14, 2 1 का 2 1 3, 2 1 का 2 234। यह हुआ आपका आंसर। सवाल नंबर 8 है आपका। अब देखिए 9वां सवाल। देखिए आपका 9वां सवाल है। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहा है इस सवाल में कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या 0 पर समाप्त होगा या नहीं। यानी कि किसी प्राकृतिक n के लिए 6 घाते n 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3। अब देखिए इसलिए इतना चूंकि होता है 6 का अभाज्य गुणनखंड इतना, इसलिए 6 घाते n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 6 घाते n का अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 2 गुणे 3 का होल घाते n। यह देखिए, अगर यह यानी कि कहने का मतलब 6 घाते n, अगर n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, क्या 0 पर समाप्त होता है। देखिए n बराबर हमने 1 रखा, n बराबर 1 रखा तो 6 मिलेगा। जब n की जगह 2 रखा, 6 स्क्वायर 36 मिला। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 216। 0 पर नहीं समाप्त होगा, ऐसे रखते जाइए। कहने का मतलब यदि इनके गुणनखंड में 5 आ जाए, 5 होता तो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 हो जाता, यानी कि 0 पर समाप्त हो सकता था यदि इनके गुणनखंड में 5 होता तो, लेकिन 5 तो है नहीं। कहने का मतलब यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यानी कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, तब 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 का होल घाते n किया, तो केवल घाते n लगाया इसमें, घाते n लगाया इसमें। ऐसे तमाम सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। 6 घाते n पूछ ले, 4 घाते n पूछ सकता है, 4 घाते n पूछ सकता है, n पूछ सकता है, 12 घाते n पूछ सकता है, 18 घाते n पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। कहने का मतलब यानी कि यदि भाई जिसका दिया है, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, यदि इस गुणनखंड में 5 होता तो गुणा करके 10 आ जाता, यह 0 पर समाप्त हो जाता, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि इनके गुणनखंड में 5 संभव है, बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, इसलिए 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 का होल घाते n है। देखिए 6 घाते n के अभाज्य गुणन खंड में 5 संभव नहीं है। 5 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 संभव नहीं है, 5 आएगा ही नहीं, 5 संभव नहीं है। इसलिए यानी कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए यह संभव नहीं है कि 6 घाते n 0 पर समाप्त होगा। समझाने के लिए हमने लिखा है। देखिए यानी कि इस तरह से तमाम सवाल बन सकते हैं, जैसे 4 घाते n, 12 घाते n, 18 घाते n हमने कहा। कैसे भाई पहले कैसे लगाएंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है इतना, 6 घाते n का हमसे पूछा है, 6 घाते n का अभाज्य गुणनखंड, इसके ऊपर केवल n लगा दिया। अब देखिए 6 घाते n के अभाज्य गुणनखंड में 5 संभव नहीं है, 5 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर आता तो काम बन जाता, लेकिन आएगा ही नहीं, 5 संभव नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए यह संभव नहीं है कि 6 घाते n 0 पर समाप्त हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह से बोर्ड की परीक्षा में तमाम सवाल बन सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 10वां है आपका। सवाल नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि यानी कि विस्तार पूर्वक आपको बताना है। 7 गुणे 11 गुणे 13, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह भाज्य संख्या है और क्यों है। हमने इसके पहले बताया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए हम पहले इतना लगाएंगे भाई, इसमें से 13 कॉमन लिया, क्या 13 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 13 कॉमन लिया, कॉमन का मतलब 13 से इसमें भाग देंगे, 13 से इसमें भाग देंगे, यहाँ तो 13 13 कट जाएगा इसलिए कट गया, 7 और 11 बचा, यहाँ पर 13 से 13 भाग देंगे 1 बचेगा। अब देखिए 13 11 7 के गुणा करेंगे 77, 77 1 78, जो एक भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए इनका गुणनखंड जो संख्या आएगा उनका गुणनखंड 13 होगा, 1 होगा, 78 होगा, यानी कहने का मतलब 2 से अधिक होगा। जो भाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्या हैं, क्यों हैं? क्योंकि इनका गुणनखंड 2 से अधिक है। अब देखिए अब इस साइड में 5 दोनों में 5 हमने कॉमन लिया, जब 5 कॉमन लिया 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा और प्लस क्या बचा, 5 कॉमन लिए थे 1 बचा। अब देखिए अब गुणा करेंगे भाई 5, देखिए इधर जब गुणा करेंगे 7 छंग 42, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12, 12 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 प्लस 1। अब क्या करेंगे 24 और 42 का गुणा करेंगे 5, 5 देखिए 42 और 24 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिए 24 दूना 48, 24 दूना 48 इकैया 8, हाथ लगा है 4, 24 चौका आपको निकालना है, 24 दूना 48 होता है, 48 दूना कितना होता है 96, 96 में अगर यह 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, 100 का मतलब 108, 108 हुआ और प्लस 1, इसमें से 24 में 42 गुणा किया कितना मिला 108। कैसे पता चला, 48 कहीं 8 हमने लिखा, 24 चौका आपको निकालना था, 24 चौका 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 में हासिल जो 4 था जोड़ा हमने 100 100 लिखा 100, अरे भाई 100 कहाँ लिखा है, सॉरी 100 आएगा, यानी कि 1008, 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1009। अब देखिए इनका भी इनकी संख्याएं देख लीजिए आराम से, देखिए 204 गुणा करेंगे 1 आएगा, 109 और संख्याएं यह भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है इनका खंड 2 से अधिक है, 1 है 5 है 1009 है। और फिर भाई स्वयं जो कि ये जिन संख्याओं का खंड 2 से अधिक है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं। देखिए अतः भाई आप लिखेंगे कि भाज्य संख्या भाई, अतः भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। अब सवाल नंबर अगला देखिए, आपका सवाल है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल थोड़ा लंबा है, कहने का मतलब अगर कोई एक खेल का मैदान है, सोनिया यही खेल का मैदान एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, सोनिया 18 मिनट लगाती है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है सोनिया 18 मिनट में, उसी को रवि 12 मिनट में लगाता है, रवि भाई उसी को 12 मिनट में लगाता है। अब दोनों का एक समय मिलने का समय क्या होगा, यदि 18 और 12 का एलसीएम समान समय के बाद
फिर वही समय आ जाएगा। अगर हम 18 और 12 का एलसीएम के समान समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कहने का मतलब 18-12 का एलसीएम निकालेंगे तो जो समय आएगा वह एक साथ मिलने का समय आएगा। कहने का मतलब यही एक खेल का मैदान है। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यहीं से दौड़ते हैं दोनों लोग, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। देखिए मिलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कब मिलेंगे ये सब? मिलेंगे अवश्य। कब? जब 18 और 12 का एलसीएम समान समय के बाद वही चीज आएगा जो एक बार पुनः मिलने का समय होगा। कहने का मतलब 18-12 का क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। ये 18-12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 का खंड करेंगे 2 गुणे 9, 12 का खंड करेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब हम एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब जो दोनों में रहे उसे उतार लीजिए। देखिए अब इसके बाद 9, ये 3 गुणे 3 भाई। देखिए इस यानी कि 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 और 2 उतारा, 3 और 2 उतर जाएगा, तब एक 3 और 2 बचेगा, 3 और 2 और बचा। अब यही गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 मिनट में वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एलसीएम आप वृक्ष गुणनखंड के विषय भी निकाल सकते हैं, चाहे जैसे निकालिए। अगर इस तरह से कोई सवाल आता है, कोई ग्राउंड है, कोई वृत्ताकार मैदान है, कोई अगर व्यक्ति 18 मिनट में चक्कर लगाता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर 12 मिनट में लगाता है, वही अगर एक साथ दोनों दौड़ा दिया जाए, एक साथ अगर दोनों दौड़ना प्रारंभ करेंगे, एक साथ अगर दौड़ेंगे तो भाई दौड़ते रहेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब दोनों का एलसीएम समान समय मिलने का पुनः वही दर्शाता है। यानी कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर एक दूसरे से मिल सकेंगे। अब देखिए अगला सवाल, देखिए 12वां सवाल नंबर 12 आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। कहा गया है कि भाई दर्शाइए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 12 घाते n, सिद्ध कीजिए कि 12 घाते n किसी, भाई n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सिद्ध करना है कि 12 घाते n किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, यह आपको सिद्ध करना है। चूंकि देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए फिर से हमें किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 घाते n का अभाज्य गुणनखंड 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता, यह चीज साबित करना है। नहीं होता यह बताना है। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे भाई, तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 मिलेगा। इसलिए 12 घाते n का अभाज्य गुणनखंड, 12 घाते n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? वही चीज होगा, ऊपर का होल घाते n होगा। अब देखिए किसी n के जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, इसमें n के जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, 12 एक रखा तो 12 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 12, ये 12 में 144 मिलेगा। यानी कि 0 या 5 संभव नहीं है। 0 या 5 कब होता? जब इसमें अगर 5 आया होता तब 0 या 5 बन सकता था। अगर 0 या 5 बनने की संभावना कब है? जब 12 के गुणनखंड में 5 सम्मिलित होता तब। कहने का मतलब 12, देखिए इतना 12 घाते n का अभाज्य गुणनखंड इतना
यानी कि 12 घाते n के गुणन खंड में 5 सम्मिलित नहीं है, 5 सम्मिलित नहीं है। इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 घाते n 0 या 5 पर समाप्त 0 या 5 12 घाते n, ध्यान दीजिए 12 घाते n 0 या 5 पर 12 घाते n 0 या 5 पर देखें, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 घाते n 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब 12 घाते n के गुणनखंड में 0 या 5 नहीं आ सकता है। यह सवाल था 12 नंबर। अब देखिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मैसा हमसे पूछा गया है। निम्नतम, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मैसा ज्ञात करना है। देखिए निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या क्या था? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था? 4। और निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या क्या था? 2। अब दोनों का हमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF किसका? 4 और 2 का। HCF निकालेंगे, 4 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2, और इस 2 का खंड करेंगे केवल 2 गुणे 1 ही आ सकता है। कहने का मतलब जो दोनों में रहता है वही HCF होता है। यानी कि क्या हुआ आंसर? 2। आंसर क्या हुआ? 2। निम्नतम भाज्य संख्या निम्नतम 4 होता है, निम्नतम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। निम्नतम भाज्य संख्या का मतलब भाज्य संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। 4 का गुणनखंड 2 से अधिक होता है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से। और निम्नतम अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दिया गया है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का आपका LCM और HCF निकालना है। 120 का वृक्ष गुणनखंड से हम निकालेंगे। कहा गया है कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। 120 दिया गया है और 144 कटाएंगे। पहले इसे हम, कैसे कटेगा भाई? ये 2 से। देखिए तब यहाँ आएगा 60। कितना आएगा? 60। यह 60 किससे कटेगा भाई? 60 किससे कटेगा? 2 से। तब कितना आएगा भाई? 30। 30 किससे कटेगा? 2 से।
तब कितना आएगा 15, दो भाई 15। यह किससे कटेगा 3 से, 3 बचे 15, यह नहीं कटेगा तो रहने दीजिए भाई। अब देखिए एक दिया है 144, 144 इस निकालेंगे। 144 कैसे कट रहा है भाई 2 से, 2 अब 2 7 14, 2 दूना 4, 72। ये 72 किससे कटेगा 2 से, 2 36, 2 36, ये 36 किससे कटेगा 2 से, 2 18, 2 18। ये 18 किससे कटेगा भाई 2 से, 2 9, 9। ये 9 किससे कटेगा भाई 3 से, 3 तिरिका। अब देखिए हमने अब भाई अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके कटा दिया। आप तो बहुत विधिवत से जानते हैं। अब इसका निकालना है एलसीएम और एलसीएम। कहने का मतलब अब देखिए 120 बराबर हम लिख सकते हैं, कई ठिनी 2 लिखेंगे, 1 2 3, 3 ठिनी 2 लिखेंगे और 1 3 1 5 लिखेंगे। 144 का खंड किए हैं। अब कई ठिनी 2, 1 2 3, 4 ठिनी 2, 4 ठिनी 2 लिखेंगे और 2 ठिनी 3 लिखेंगे। क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो दोनों में मिले उतार लीजिए। दोनों में क्या मिल रहा है भाई, देखिए 3 ठिनी 2 मिल रहा है और 1 ठिनी 3 मिल रहा है, यानी कि 3 ठिनी 2 मिलेगा, 1 ठिनी 3 मिलेगा। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। यह आंसर हुआ एचसीएफ का। अब देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जो मिले उसे भी उतारिए, जो न मिले उसे भी उतारिए। यानी कि कहने का मतलब 3 ठिनी 2 मिला वह उतारा, 1 ठिनी 3 मिला वह उतारा, 2 3 5 और उतारेंगे। यानी कि 3 ठिनी 2 अवश्य उतारेंगे। 3 ठिनी 2 उतारा, 3 ठिनी 2 उतारेंगे। 1 2 नहीं मिलेगा वह भी उतारेंगे। 1 3 मिल रहा है वह भी उतारा। 1 3 नहीं मिल रहा था उसे भी उतारा। अब बचा 5, उसे भी उतारा। कहने का मतलब एलसीएम यहाँ पर गुणा करेंगे, कुल 4 ठिनी 2 है, 2 ठिनी 3 है, 1 5 है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 पंचे 80, 80 और 3 त्रिका 9, 9 8 72, 720 एलसीएम आएगा। 720 एलसीएम हुआ। 14 नंबर सवाल। अब देखिए सवाल अगला, सवाल नंबर 15 आपका है। 15 यह है भाई, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। मैं से दिया गया है 35 और 45 का 5 और 35 45 का ल से दिया है 63 गुणे ए। हमसे ए का मान पूछा गया है, हमसे ए का मान पूछा गया है। आप सूत्र जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुणे लस है। चूंकि सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे लस है। यह सूत्र होता है, म से गुणे लस है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 35 और 45 है, इसका गुणा कर देंगे हम। गुणनफल बोला है तो गुणा किया। मैस है, इसी का मैस है आपको किताब में 5 दिया है और लस है इसी का 63 गुणे ए दिया है। ए का मान निकालना है। ए को वहीं साइड, ये गुणे में है तो बटे में आएगा। 35 गुणे 45, इनका बटा आ जाएगा 35 गुणे 63। वहाँ साइड ए केवल अकेले में बचेगा। अब देखिए कटा दीजिए भाई।
5 7 35, देखिए इधर 9 7 63, 9 5 45, यह 7 से 7 कैंसिल, ए बराबर आपका 9 आया आंसर। ए बराबर कितना आएगा? 9। अब देखिए आखिरी सवाल, चलिए देखिए 2 सवाल और है, 16 के बाद आखिरी सवाल होगा। देखिए 2 संख्या ए और बी दिया गया है, 2 संख्याएं ए और बी दिया गया है, स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 संख्याएं ए और बी दिया गया है, उनका मैस है यानी कि दोनों संख्या ए और बी का मैस है 12 है, और संख्याओं का गुणनफल 36 है, और लस हमसे पूछा गया है। देखिए सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मैस गुणे लस, यह सूत्र होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल आपको 3600 दिया है, हमने लिख दिया। मैस कितना दिया है? 12 दिया है। लस इसी संख्या का हमसे पूछा गया है। लस किसका? ए बी का पूछा गया है, ए बी का लस है। अब निकाल लीजिए। अब देखिए 12 बटे में आएगा, 3600 बटे 12, उस साइड केवल लस किसका? ए कामा बी का। 12 तिया 36 आ गया 300, यानी कहने का मतलब लस ए बी का, ए कामा बी का आया आपका 300, हुआ यही आंसर। अब आखिरी सवाल होगा, इसके बाद 17 होगा, लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा आप सबसे, और लाइक भी कर देना। अब देखिए अगले भाई आखिरी सवाल, देखिए 1.2 का यह आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 17 है आपका आज का आखिरी सवाल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 17 आप देखिए, हमसे कहा गया है कि वृक्ष गुणनखंड जो दिया गया है उसको पूर्ण कीजिए। जो वृक्ष गुणनखंड के रूप में जो दिया गया है पूर्ण कीजिए, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। यानी भाई एक्स वाई जेड का मान निकाल के यही एक्स वाई जेड की जगह रख दीजिए, वही कहा गया है कि पूर्ण कीजिए। अब देखिए कहा जाता है कैसे निकालेंगे भाई, आराम से देखिए। अगर यह वृक्ष है, वृक्ष का नाम है भाई। अब देखिए यह जड़ है, यह डार टौनी है। अगर दोनों डार टौनी को इकट्ठा कर देंगे तो जड़ तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब 7 का गुणा जेड में तब 371 के बराबर होगा। देखिए यानी कि 7 गुणे जेड बराबर 371। 371 जड़ था, 371 यह जड़ था, ये भाई टहनी थी। दोनों टहनी को इकट्ठा मतलब गुणा किया, तब जड़ के बराबर मिला। अब देखिए जेड का मान निकालना था, तब 371 यह 7 बटे में जाएगा, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 7 पचे 35 और 7 त्रिक 21, 53 आ जाएगा। जेड का मान 53 हुआ, एक आंसर मिल गया। अब देखिए इसके बाद इधर भाई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए y का मान निकाल लीजिए। y ये जड़ है, ये दोनों डालियां हैं, दोनों डालियां का गुणा कर दीजिए। 3 और 18 55 का y के बराबर आ जाएगा। देखिए y बराबर 3 गुणे 18 55 का गुणा कर दिया। y जड़ था, जब गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 8 24 1 25, 3 1 का 3 2 5, 55 और 65 आ गया। y का मान आ गया भाई। अब x का मान निकालना है, x का मान भी निकाल सकते हैं आप भाई। कैसे? x जड़ है, ये दोनों डालियां हैं, दोनों डालियां का गुणा कर दीजिए। यानी कि कहने का मतलब x बराबर 2 गुणे y। y का मान हमने जस्ट ऊपर निकाले हैं, y का मान 55 65। अब देखिए x बराबर 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 पंचे 10, 2 छंग 12,
एक 2 छंग 12 एक 13 2 पंचे 10 एक 11 2 पंचे 10 एक 11 यानी कि 11,130 कमाना हुआ। आई का 55 हुआ, जमान 53 हुआ। यह आपका आंसर हुआ। अगर दोस्त अगर आप नए हो तो निश्चित रूप से लाइक करना न भूलिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन मेरा आप सबके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।